ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच गए हैं। पिछले वीडियो में हमने द्वितीय ब्राह्मण वंश यानी कि कंडु वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि उसके अंतिम शासक सुशर्मा को शिमुक ने मार डाला और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 30 BC से लेकर 250 AD तक, यानी कि 3 शताब्दियों तक चला। सातवाहन वंश में अनेकों प्रतापी शासक हुए जिन्होंने दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र जीत लिए थे। इनके कई शासकों को तो दक्षिणाधिपत स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में मातृतंत्रात्मक तथा पितृतंत्रात्मक दोनों प्रकार के ढांचे देखने को मिलते हैं। इन्होंने विदेशी शक आक्रांताओं को भी धूल चटा दिया। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं सातवाहन वंश की इस डिटेल्ड वीडियो को, वो भी बिना किसी देरी के। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने अंतिम कंडू नरेश सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, यहाँ हमने पहले ही पढ़ रखा है, अंतिम कंडू नरेश कौन था? सुशर्मा, जिसको किसने मार दिया? शिमुक ने। और शिमुक ने सुशर्मा को मारकर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अगला पॉइंट देखते हैं। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। दोस्तों, अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो इसमें सातवाहन वंश को आंध्र के नाम से बुलाया गया है, और अभिलेखों की बात करते हैं तो इनमें इनको सातवाहन वंश कहा गया है। इसलिए इस वंश को मिला के हम आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। पुराणों का आंध्र और अभिलेखों का सातवाहन दोनों मिला के हो गया आंध्र सातवाहन वंश। तो हम इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। सातवाहनों का यह स्वतंत्र राज्य 4 सदी के लगभग तक कायम रहा। 4 सदी तक इनका ये स्वतंत्र राज्य लगभग कायम रहा। भारत के इतिहास में लगभग अन्य कोई राजवंश इतने दीर्घ काल तक अबाधित रूप से शासन नहीं कर पाया। इतने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक इन्होंने काम किया, राज्य किया सातवाहन साम्राज्य के लोगों ने, उतने लंबे समय तक तो किसी भी भारत के शासक ने कभी भी इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इस सुदीर्घ समय में सातवाहन राजाओं ने न केवल दक्षिणापथ में स्थायी रूप से शासन किया, बल्कि उत्तरापथ पर आक्रमण करके कुछ समय के लिए मगध पर भी अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि सातवाहनों ने केवल दक्षिण में ही शासन नहीं किया, बल्कि उनकी शक्ति बढ़ती चली गई और उन्होंने उत्तर की ओर यानी कि मगध पर भी कुछ समय के लिए अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। यही कारण है कि पौराणिकों अनुश्रुतियों में कंडु वंश के बाद आंध्र वंश के शासक का उल्लेख मिलता है। इसीलिए जो हम अब पढ़ाई कर रहे हैं सातवाहन वंश के बारे में, कंडु के बाद में आंध्र वंश के लोग आ गए, क्योंकि कंडु वंश पर मगध का कब्जा था और इसने क्या किया, आंध्र वंश ने कंडु वंश के अंतिम शासक को मार डाला और वहाँ पे आंध्र वंश यानी कि सातवाहन वंश की स्थापना हो गई। सातवाहन वंश के अनेकों प्रतापी सम्राटों ने विदेशी शक आक्रांताओं के विरुद्ध भी अनुपम सफलता प्राप्त की। दोस्तों, हमने देखा कि सातवाहन वंश जो कि दक्षिण की ओर फैले हुए थे, उस समय उत्तर पश्चिम की ओर शक, जो हम लोग विदेशी साम्राज्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि शक आक्रांताओं, जितने भी शक लोग थे, वो भी उत्तर पश्चिम की ओर फैले हुए थे। तो उस समय सातवाहनों ने केवल दक्षिण की ओर नहीं, बल्कि इन शकों को हराकर इनके भी कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। आगे पढ़ते हैं। दक्षिणापथ के इन राजाओं का वृत्तांत न केवल उनके सिक्कों और शिलालेखों से जाना जाता है, बल्कि अनेक ऐसे साहित्यिक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं जिनमें इन राजवंश के राजाओं के संबंध में महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। तो जो इन्होंने शकों को हराया और दक्षिण भारत के साथ साथ इन्होंने उत्तर के भी कई सारे राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया, इस बात का उल्लेख उनके सिक्कों और शिलालेखों में तो प्राप्त होता ही होता है। उसके साथ में अनेक ऐसे साहित्यिक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं जिनमें इन राजवंश के राजाओं के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। आगे देखते हैं। शुंग तथा कंड वंश की भांति सातवाहन वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में अपने देखे हैं कि ब्राह्मण वंश कौन से थे, हमारे शुंग वंश और कंडु वंश, ये दोनों ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सातवाहन वंश भी एक ब्राह्मण वंश है। ये भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं और ये बुद्ध और जैन को ना मान करके, बल्कि सातवाहन वंश जो है ब्राह्मण वंश था। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिष्ठान नगर कहाँ पड़ता है? ये आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में पड़ता है। तो आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? आपको पता होना चाहिए, वो थी प्रतिष्ठान नगर में। आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। उसके बाद उसका भाई कृष्ण उत्तराधिकारी बना, जिसने 18 वर्ष तक शासन किया।
अगला उत्तराधिकारी सातकर्णी था, जिन्होंने भी लगभग 18 वर्ष तक ही शासन किया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सातवाहन वंश था इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। और सिमुक के बाद में उसका भाई कौन बना था? कृष्ण, जिसका नाम था कृष्ण, वो उत्तराधिकारी बना। और कृष्ण के बाद में सातकर्णी। अभी हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो सातवाहन वंश में कई शासक हुए हैं, पर उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शासक निम्नवत हैं। दोस्तों सातवाहन वंश हमने पढ़ा कि बहुत बड़ा वंश था, इससे बड़ा वंश शायद ही भारतवर्ष में कोई रहा हो। तो इनमें बहुत सारे राजा हैं। तो इनमें कितने सारे राजा हैं? वो बहुत सारे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राजा जो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण राजा थे उनके। आगे देखते हैं, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिमुक के बारे में। सिमुक भारत के इतिहास में प्रसिद्ध सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। दोस्तों हमने कई बार पढ़ लिया है कि सिमुक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही कंडो नरेश, लास्ट जो कंडो नरेश था जिसका नाम था सुशर्मा, उसको मार दिया और उसी के साथ में सातवाहन वंश का संस्थापक बन गया। आगे देखते हैं, पुराणों के अनुसार सिमुक ने कंडो नरेश सुशर्मा को मारकर मगध के राज सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दोस्तों इसको हमने अभी अभी पढ़ा है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों सिमुक के बारे में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहते हैं। सिमुक एक बहुत ही अच्छा शासक था। वो हर धर्म के लोगों की इज्जत करता था। जैन गाथाओं के माने तो उसने जैन तथा बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा कि यह ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश होने के बावजूद सिमुक एक अच्छा मानव भी था। उसको हर धर्म के लोगों की बहुत ही ज़्यादा परवाह थी और सभी की इज्जत करता था। इसीलिए उसने बहुत सारे जैन और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अंतिम समय में, जब इसका अंतिम समय आया तो वो बहुत ही ज़्यादा दुराचारी हो गया और इसी के कारण इसको मार डाला गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि सिमुक जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान था, जिन्होंने हर धर्म के लोगों की इज्जत करता था, लेकिन बाद में आते आते पता नहीं क्या हो गया कि दुराचारी हो गया और इसीलिए इनको मार डाला गया। और अगर हम सिमुक की तिथि के बारे में बात करें तो इनके शासनकाल को 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। अब जब सिमुक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका छोटा भाई, जिसका नाम कान्हा और जिसे हम कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, वो राजा बना। वैसे तो सिमुक का पुत्र को राजा बनना चाहिए था, लेकिन सिमुक का पुत्र जिसका नाम था सातकर्णी, वह उस समय वयस्क नहीं था, वो अवयस्क था। इसलिए उस समय सिमुक का जो भाई था, छोटा भाई कान्हा, उसको राजा बना दिया गया। अब कान्हा की बात करें तो इसने भी अपना साम्राज्य नासिक तक बढ़ा लिया। इसने और भी क्षेत्रों को जीत लिए। इसने आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और इसके समय में एक महामात्य थे जिसका नाम था श्रमण। वो नासिक में एक गुहा का निर्माण कराया इन्होंने, और यहीं के एक लेख से कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। तो जो श्रमण नाम के अमात्य थे इन्होंने एक गुहा का निर्माण कराया था, जिस पे से ही हमें कृष्ण के नाम का उल्लेख मिलता है। कृष्ण के बारे में हमें कहीं से पता चलता है तो वो उसी गुहा लेख से मिलता है। इसने 18 वर्ष तक राज्य किया। जो कान्हा था यानी कृष्ण था, इन्होंने 18 वर्ष तक राज्य किया। आगे देखते हैं, कृष्ण की मृत्यु के बाद सिमुक का पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश की राजगद्दी पर बैठा। अभी हमने देखा था कि सातकर्णी पहले अवयस्क था, वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था, लेकिन अब वो अवयस्क से वयस्क हो गया है। तो जैसे ही कृष्ण की मृत्यु होती है तो सिमुक का पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब हम सातकर्णी के बारे में पढ़ते हैं, सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक सातकर्णी था। दोस्तों अभी हमने इसके पहले भी 2 राजाओं के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे। अगर हम किसी प्रथम योग्य शासक की बात करते हैं सातवाहन वंश में तो वो सातकर्णी ही था, और सातकर्णी को ही हम सातकर्णी प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि ये सबसे पहला योग्य शासक था। आगे देखते हैं, इसके बारे में जानकारी नागनिका, जिसे नैनिका भी कहते हैं, जो कि इसकी पत्नी थी। जो हमारे सातकर्णी थे, इनकी वाइफ, इनका क्या नाम था? नागनिका, यानी कि नैनिका। ठीक है, तो ये उनकी पत्नी थी और इन्होंने एक अभिलेख लिखा था जिसे नाना घाट का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस है और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाना घाट का अभिलेख किसने लिखा है, तो आपको बताना है कि रानी नैनिका ने। और नैनिका का ही दूसरा नाम क्या था? नागनिका। तो नागनिका ने जो एक अभिलेख लिखा है जिसे नाना घाट के अभिलेख के नाम से जानते हैं, तो वहीं से हमें सातकर्णी के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं, इस अभिलेख में भूमि अनुदान का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। हाथी कुंभा एवं सांची अभिलेख से इसके बारे में और भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भूमि अनुदान, जो ब्राह्मणों को भूमि दे दी जाती थी, इसके बारे में जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहीं से मिलता है तो वो इसी अभिलेख से मिलता है, नाना घाट के अभिलेख से। आगे देखते हैं, सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन राज्य का बहुत विस्तार किया। तो अभी हम जानते हैं कि ये जब एक योग्य शासक थे तो अपने राज्य का तो विस्तार करेंगे ही करेंगे, तो इन्होंने बहुत सारे राज्य का विस्तार किया अपने।
इनका विवाह नागनिका यानी कि जिसका दूसरा नाम नयनिका भी था उनके साथ हुआ। कुमारी नयनिका एक विदुषी महिला थी। नयनिका जो थी एक बहुत ही विद्वान थी। इन्होंने एक अभिलेख का भी निर्माण कराया जिसे नानाघाट का अभिलेख करते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। आगे देखते हैं। शिलालेखों में सतकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया है। जो हम शिलालेख की बात कर रहे हैं, जो नानाघाट का शिलालेख है, उसमें सतकर्णी प्रथम को दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण के जो बहुत सारे राज्य को जीतते हुए दक्षिण की ओर अग्रसर थे ये, इसलिए इनको दक्षिणापथ के नाम से जाना गया। और इन्हें साथ ही साथ अप्रतिहत चक्र इस नाम से इन्हें विभूषित किया गया। आगे देखते हैं। अनेक राज्य का विस्तार कर इस प्रतापी शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो जब ये महाप्रतापी थे तो इन्होंने क्या किया? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किसने किया सातवाहन वंश में? तो आपको बताना है सतकर्णी प्रथम ने। और ये सारी बातें जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है नानाघाट अभिलेख से, जो कि उनकी वाइफ सतकर्णी प्रथम की ही वाइफ रानी नयनिका ने लिखवाया था। वो एक बहुत ही विदुषी महिला थी। आगे देखते हैं। सातकर्णी के राज्य में भी प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। तो हम देख ही रहे हैं कि ये सारे के सारे वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, यानी सनातन धर्म को मानते हैं। तो इनके समय में जो वैदिक धर्म था वो बहुत ही ऊपर उठ रहा था। शिलालेखों में इस राजा के द्वारा किए गए अन्य भी अनेकों यज्ञों का उल्लेख है। इसमें ब्राह्मण पुरोहितों को दिए गए दान का भी वर्णन है। तो ऐसा तो है नहीं कि सतकर्णी ने केवल अश्वमेध यज्ञ कर दिया या राजसूय यज्ञ कर दिया बस छोड़ दिया। इन्होंने और भी कई सारे यज्ञ किए हैं और इसके बारे में भी हमें शिलालेखों से ही पता चलता है। और इसमें जो ब्राह्मण पुरोहितों को दान दिए गए हैं उसका भी वर्णन है। पुरोहितों के बारे में अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ही था कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे और राजा अपना कोई भी कार्य पूजा पाठ कराना होता था तो इनकी हेल्प लेते थे, और ज्ञान के बारे में कुछ पूछना होता था इन्हीं से पूछते थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे। तो अपने पुरोहितों को इन्होंने 47,200 गायों, 10 हाथियों और 10,000 घोड़ों, 1 रथ और 68,000 काशार्पण ऐसी वस्तुओं का वर्णन है कि इन्होंने अपने पुरोहितों को इतना दान दिया हुआ था। इसके बारे में हमें अभिलेखों और शिलालेखों से पता चलता है। आगे देखते हैं। सतकर्णी लंबे समय तक सातवाहन वंश का संचालन नहीं कर सका। एक युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। सातवाहन वंश का जो बहुत ही योग्य शासक था सतकर्णी प्रथम, वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। इसकी मृत्यु हो गई और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो ये केवल 10 वर्षों तक ही शासन कर पाया था। तो ये 172 से लेकर 162 BC तक राज्य कर सका केवल। आगे देखते हैं। मृत्यु के समय इसके पुत्र वयस्क नहीं हुए थे। अब इनके पुत्र भी वयस्क नहीं थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी यानी कि रानी नयनिका ही सातवाहन वंश की संरक्षिका बनी। तो जब अब इनके जो पुत्र थे वो वयस्क हुए नहीं थे तो किसी न किसी को तो सातवाहन वंश की राजगद्दी संभालनी ही थी। तो ये काम का उत्तरदायित्व किसने लिया? वो लिया उनकी पत्नी यानी कि रानी नयनिका ने। इनके शासनकाल में शक्ति का केंद्र जो था वो महाराष्ट्र प्रदेश में था। सबकी एक राजधानी होती है और एक पावरफुल सेंटर होता है जहाँ से वो लोग राज्य करते हैं। तो उस समय महाराष्ट्र प्रदेश जो इनकी शासन शक्ति थी, सबसे ज़्यादा शक्ति का जो केंद्र था वो था महाराष्ट्र प्रदेश। किसके समय में? सतकर्णी प्रथम के समय में। आगे देखते हैं राजा हाल के बारे में। राजा हाल सातवाहन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था और यह एक कवि, विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। जो राजा हाल की अगर बात करें तो ये शासक तो था ही था, इसके साथ में एक बहुत ही विद्वान मनुष्य था। यह एक कवि भी था और बाकी के जितने विद्वान थे उनका आश्रयदाता भी था। ये विद्वानों की बहुत इज्जत करता था और इसने अपनी प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ की भी रचना की है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लगाना है हाल जो थे उन्होंने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की है। और ये किस भाषा में लिखी हुई है? यह लिखी है प्राकृत भाषा में। आगे देखते हैं। हाल के दरबार में ही 2 प्रसिद्ध विद्वान थे। अभी हमने देखा कि ये विद्वानों की बहुत इज्जत करता था और उनका आश्रयदाता भी था, आश्रय भी देता था अपने राज्य में। तो इनके ही समय में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम था सर्ववर्मन और गुणाढ़। ये दोनों इन्हीं के जो है राज्य में निवास करते थे। तो अब हम ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं तो इनके बारे में कोई ना कोई रचना भी होगी। तो सर्ववर्मन जो थे उन्होंने कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना की है और गुणाढ़ ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है? उसका नाम है बृहत कथा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो हाल ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो वो की है गाथा सप्तशती। और सर्ववर्मन ने कौन सी की है, तो कातंत्र। और गुणाढ़ ने कौन सी की है, बृहत कथा। अगर हाल से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके बारे में क्या ही कहने। मैक्सिमम क्वेश्चन जो सातवाहन वंश से आएंगे वो इन्हीं के बारे में, और इनके बाद हम एक और शासक के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं में से पूछे जाएंगे मैक्सिमम। इनके और इनके बाद जो हम पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों के समय में सातवाहन वंश बहुत ही ज़्यादा फला फूला और अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो अब हम बिना देरी के पढ़ते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। यह सातवाहन वंश का एक महान शासक था जिसे आगमन निलय की उपाधि मिली हुई थी। आगमन निलय, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेदों का आश्रयदाता। अब वेदों का आश्रयदाता है मतलब इससे भी वेदों के बारे में जानकारी होगी। तो ये एक महान शासक था और बहुत ही विद्वान भी था। इसका काल वैदिक धर्म एवं वर्ण व्यवस्था के पुनर्स्थापन का काल था। वैदिक काल और वर्ण व्यवस्था, इनका पुनर्स्थापन कराया था इन्होंने। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक शासक नहपान को किसने पराजित किया, तो उसको किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। नहपान के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम विदेशी आक्रांताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें शक के बारे में, और शक साम्राज्य में ही हम नहपान के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही पावरफुल रूरल था। तो उस समय जो था कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने शक शासक नहपान को हरा दिया था और उसके जो चांदी के सिक्कों के स्थान पर स्वयं का नाम अंकित करवा दिया था। तो अभी हम देख सकते हैं कि नहपान के समय में जो चांदी के सिक्के चलते थे, तो इन्होंने इनको हराया और उनके कई सारे चांदी के सिक्कों की जगह पर अपना नाम इन्होंने छपवा दिया। इन्होंने वेड़कटक स्वामी यानी कि समुद्र का विजेता की उपाधि धारण की। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेड़कटक स्वामी का उपाधि किसने धारण की, तो आपको क्या बताना है, कौन है ये, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब आगे देखते हैं, इन्होंने गोदावरी नदी के तट पर वेड़कटक नामक नगर बसाया। इन्हें वेड़कटक स्वामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गोदावरी नदी के किनारे वेड़कटक नगर बसाया था। इसने त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण की। इनको एक और उपाधि मिली हुई थी, उसका नाम था त्रिसमुद्र तोय पिता। आगे देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में बहुत सा इतिहास शिलालेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का जो मुख्य स्रोत है वो है शिलालेख, गुहालेख, और यही सारे होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं से इतिहास के बारे में पता चलता है। तो गौतमी पुत्र के बारे में भी हमें यहीं से पता चला हुआ है, शिलालेखों के माध्यम से ही हमें इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे देख, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक प्रसिद्ध शासक नहपान, जो कि एक शक शासक था, उसका समकालीन था और इसके समीपवर्ती प्रदेशों से शक शासन का अंत किया। अभी हमने देखा गौतमी पुत्र सातकर्णी और नहपान दोनों क्या थे, समकालीन थे। नहपान के बारे में हमने पढ़ा कि यह बहुत ही पावरफुल रूलर था और इसने क्या किया था, बहुत सारे राज्यों को जीत रखा था। तो जब गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक बने तो इन्होंने समीपवर्ती प्रदेशों में से नहपान को हरा करके उनके शक शासन पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे देखते हैं, नासिक जिले के जोगलथम्बी नामक गांव से सन 1906 ईस्वी में 13,250 सिक्के का एक ढेर प्राप्त हुआ। जोगलथम्बी नामक गांव है नासिक जिले में, वहां से 13,250 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए, 1906 ईस्वी में। ये सिक्के एक शक शासक नहपान के ही थे, नहपान के ही सिक्के थे। इनमें से लगभग 2 सिक्के, मतलब 2/3 सिक्कों पर गौतमी पुत्र का नाम लिखा हुआ है, जिससे यह सूचित होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को परास्त करके उसके सिक्कों पर अपनी छाप लगवाई थी। दोस्तों हमें इन सिक्के प्राप्त हुए हैं, इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि उस समय का जो शासक था नहपान था, क्योंकि उसमें जो नहपान था उसका चित्र बना हुआ था और साथ ही गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम लिखा हुआ था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो नाम लिखा था उससे पता चलता है कि इसने जो नहपान था उसको हराया और हरा कर, और इसने उसके जितने भी सिक्के थे उसमें से लगभग 2/3 सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवा दिया। तो 13,250 सिक्के मिले हैं जोगलथम्बी गांव से 1906 ईस्वी में। तो ये इसी से साबित होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। आगे देखते हैं, शकों के उत्कर्ष के कारण पश्चिमी भारत में सातवाहन राज्य की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई। अब जब शक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे तो सातवाहन की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी, लेकिन बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उन्हें हराकर अपने वंश की शक्ति और गौरव का पुनरुद्धार किया।
तो अभी हम देख रहे हैं कि शक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनके शासक बहुत ही महाप्रतापी हुए हैं। इन्होंने अपना राज्य विस्तार बहुत ही तेज़ी से किया। तो उस समय भी राज्य विस्तार ये कर ही रहे थे, लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी जब थे तो उन्होंने उनको हराकर और उनको अपने राज्य में घुसने नहीं दिया, बल्कि उनके भी कई राज्य को इन्होंने जीत लिया। तो इससे इन्होंने अपने वंश की शक्ति और गौरव दोनों का पुनरुद्धार कर दिया। आगे देखते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम गौतमी बलसरी था। इन्होंने नासिक में त्रिरश्मि पर एक गुहा दान किया था। इन्होंने क्या किया था? एक गुफा को गुहा भी कहते हैं, इसको दान किया था, जिसकी दीवार पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति द्वारा गौतमी बलसरी के प्रतापी पुत्र के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसमें राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो विशेषण दिए गए हैं उनमें से निम्नलिखित विशेषण मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहले हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या था? गौतमी बलसरी। इन्होंने नासिक में त्रिरश्मि पर एक गुहा दान की थी। उसकी गुहा पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण थी, प्रशस्ति लिखी हुई थी। उसमें गौतमी बलसरी का जो पुत्र है, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और उसमें जो उनको विशेषण दिए गए हैं, मतलब उनको जो कह सकते हैं कि उपाधि मिली हुई है, उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी उपाधि मिली हुई है। पहले तो हम देखते हैं उनके राज्य के बारे में। यह उनके राज्य के विस्तार पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। जो राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये हमें इसी प्रशस्ति से पता चलती है। आगे देखते हैं। इस प्रशस्ति से यह निश्चित हो जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी सच्चे अर्थों में दक्षिणापथपति था। मतलब सच्चे अर्थों में अगर कोई दक्षिणापथपति था, दक्षिण की तरफ अपने राज्य को विस्तार करने में सक्षम था, तो वो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ही थे। और कठियावाड़, महाराष्ट्र और अवंती के प्रदेश अवश्य ही उनके साम्राज्य के अंतर्गत रहे होंगे। तो उस समय जो काठियावाड़ और महाराष्ट्र और अवंती के प्रदेश थे वो इन्हीं के अंडर में थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी के। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर सका, उसका प्रधान कारण शक, यवन, पल्लव की पराजय ही थी। शक को तो इन्होंने हराया ही हराया, साथ में यवन और पल्लवों को भी हराया। इसी के कारण इनका राज्य इतना फल फूल सका। इसने इन सभी को परास्त करके सातवाहन कुल की शक्ति और गौरव को प्रतिस्थापित किया। अपनी शक्ति और गौरव को इन्होंने बढ़ाया, इनको हरा के। आगे देखते हैं। विदेशी शकों की भारत में बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना सतकर्णी का ही कार्य था। अवंती, अश्मक, सौराष्ट्र आदि जिन अनेक प्रदेशों को सतकर्णी ने अपने अधीन किया, वो पहले शक, क्षत्रप, नहपान के अधीन ही था। शकों को परास्त करके ही सतकर्णी ने इन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि पहले शकों की शक्ति बहुत ही आगे थी। शक साम्राज्य के जो ये नहपान था, ये बहुत ही पावरफुल रूलर था और इसने बहुत सारे राज्यों पर जैसे अवंती, अस्मक, सौराष्ट्र, इन सभी पर अपना अधिकार स्थापित किए हुए था। लेकिन जो हमारे गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, इन्होंने इन सबको हराया और इन सभी राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम अगले वंश के इसी वंश के अगले राजा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन अभिलेखों में इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है तथा इसी के द्वारा प्रतिष्ठान को सातवाहन साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाता है सातवाहन साम्राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान को किसने बनाया, तो आपको बताना है कि पुलुमावी ने। पुलुमावी का पूरा नाम क्या है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो इसने ही क्या किया था? प्रतिष्ठान को सातवाहन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। पुलुमावी सातवाहन वंश के प्रतापी राजाओं में से एक था। वह अपने पिता गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद विशाल सातवाहन साम्राज्य का स्वामी बना। उसका काल 44 BC से लगभग शुरू हुआ था। पुराणों में इसका शासनकाल 36 वर्ष का बताया गया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि पुलुमावी कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा था और गौतमीपुत्र सतकर्णी की तरह यह भी एक प्रतापी राजा था। आगे देखते हैं। इनके समय में सातवाहन राज्य की और भी वृद्धि हुई और पूर्व और दक्षिण में आंध्र तथा चोल देशों की विजय की। आंध्र और चोल देशों की विजय किसने की? तो वो की थी पुलुमावी ने। आगे देखते हैं। सुदूर दक्षिण में अनेक स्थानों पर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर हम बहुत दक्षिण में जाएं, भारत के अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जो ये सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि इन्होंने सुदूर दक्षिण में भी अपने राज्य को बढ़ाकर वहाँ तक स्थापित कर लिया था। चोल मंडल के तट से पुलुमावी के जो सिक्के मिले हैं उन पर 2 मस्तूल वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। इससे सूचित होता है कि सुदूर दक्षिण में जारी करने के लिए जो सिक्के उसने मंगवाए थे वो उसकी सामुद्रिक शक्ति को सूचित करते हैं।
तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो पुलमावी थे उनके जो सिक्के मिले हुए हैं उस पे जलयान का चित्र भी अंकित है। तो जलयान का चित्र अंकित होने से क्या पता चलता है कि उस समय इनका व्यापार के समय में भी बहुत ज़्यादा इनका तेज़ था, बहुत ही ज़्यादा ये व्यापार करते थे और सामुद्रिक शक्ति को भी सूचित करता है। इससे ये भी पता चलता है कि इनकी जो सामुद्रिक शक्ति थी वो भी बहुत ही उच्च लेवल की थी। आंध्र और चोल के समुद्र तट पर अधिकार हो जाने के कारण सातवाहन राजाओं की सामुद्रिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए जहाज के चित्र वाले ये सिक्के प्रचलित किए गए। अभी हमने जैसे पढ़ा उसी का एक्सप्लेनेशन मात्र है ये। आंध्र और चोल के समुद्री तट पर अधिकार हो गया था इनका, जिससे कि उनकी जो सामुद्रिक शक्ति थी वो बहुत ही बढ़ गई। अब दोनों तट पर आपने अधिकार कर लिया है तो आपकी सामुद्रिक शक्ति तो बढ़ी जाएगी। तो इसी को दिखाने के लिए कि हमारी सामुद्रिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इन्होंने क्या किया, अपने सिक्कों पर उसको जलयान का चित्र अंकित करा दिया। आंध्र या सातवाहन साम्राज्य में अब मगध भी सम्मिलित हो गया था और उसके राजा केवल दक्षिणापथपति का ना रहकर उत्तरापथपति के भी स्वामी बन गए थे। अब जो सातवाहन साम्राज्य के शासक थे इस समय, उन्होंने क्या किया था, मगध पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो पहले ये दक्षिणापथपति कहलाते थे, लेकिन अब वो तो उत्तर में आता है मगध, तो ये अब उत्तरापथपति भी हो गए थे। मतलब दक्षिण के साथ साथ अब इन्होंने उत्तर को भी जीतना शुरू कर दिया था। गौतमी पुत्र के समय सातवाहन के जिस उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था, अब उसके पुत्र पुलुमावी के समय में वह उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी हमने देखा था कि ये प्रथम योग्य शासक थे। इन्होंने जो जीतने का सिलसिला जारी कर दिया था उसको और भी आगे बढ़ाया इनके पुत्र पुलुमावी ने। किसी समय जो स्थित प्रतापी मौर्य व शुंग सम्राटों की थी, जो स्थिति एक समय प्रतापी मौर्य और शुंग सम्राटों की थी, अब वही स्थिति सातवाहन सम्राटों की भी हो गई थी। मतलब सातवाहन साम्राज्य भी बहुत ही पावरफुल हो गए थे। नेक्स्ट रूलर के बारे में देखते हैं, वो है यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी ने 14 के सिक्के जारी किए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 14 के सिक्के किसने जारी किए तो आपको बताना है कि यज्ञश्री सातकर्णी ने। और इनके सिक्कों पर कौन कौन थे, इनके सिक्कों पर शंख, मछली, जलयान के चित्र मिलते हैं। इनके भी जो सिक्के मिले हुए हैं उस पर भी जलयान के चित्र मिलते हैं, उसके साथ ही मछली और शंख के भी चित्र मिलते हैं। अगला देखते हैं पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। हम देख सकते हैं कि पुलुमावी चतुर्थ जो था ये इस वंश का अंतिम शासक था। इस समय तक सातवाहनों की शक्ति लगभग ना के बराबर हो गई थी। अभी हमने जब देखा था कि जो पुलुमावी प्रथम थे यानी कि वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी थे, उनके समय तक तो जो सातवाहन वंश था वो अपनी चरम सीमा पर था। एक तरीके से जो शुंग और मौर्य जैसे थे पावरफुल, उन्हीं के बराबर पुलुमावी यानी कि सातवाहन वंश का साम्राज्य हो गया था। उसके बाद कई सारे राजा हुए। अंतिम राजा की बात करें तो पुलुमावी चतुर्थ हैं। तो जब पुलुमावी चतुर्थ के समय पर आते आते सातवाहनों की शक्ति बहुत ही कम हो गई थी, लगभग ना के बराबर हो गई थी। और इनके समय में जो बहुत सारे राज्य थे वो उन्होंने अपने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। कई सारे राज्यों ने बोला कि हम स्वतंत्र हैं, हम अब सातवाहन वंश के साम्राज्य में नहीं मिले हुए हैं। जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र में आभीर वंश आ गए। अब बहुत सारे वंश थे ना, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, तो ये अब धीरे धीरे टूटने लगे। कैसे टूटे? पश्चिमी महाराष्ट्र में आभीर वंश आ गए। महाराष्ट्र के नागपुर वाले इलाके में अगर बात करें तो वहाँ पर वाकाटक वंश आ गया। आंध्र प्रदेश वाले इलाके में बात करें तो वहाँ इक्ष्वाकु वंश आ गए। और तमिलनाडु वाले इलाके में बात करें तो पल्लव वंश आ गए। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इनका साम्राज्य था सातवाहन वंश का, वो टूटकर कई टुकड़ों पे बट गया। जो इनके सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो पावरफुल शक्तिशाली महाप्रतापी शासक हुए हैं वो हुए हैं, एक तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनसे भी पहले बात करें तो सातकर्णी प्रथम, और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इन्हीं के पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो इन सब ने जो साम्राज्य को इतना आगे तक फैलाया था, अब हम देख सकते हैं कि वो सारे साम्राज्य इनके टूट चुके हैं। तो इसी के साथ ही इनका अंत हो रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं सातवाहन साम्राज्य के बारे में। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन तथा कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन किया। अगर आपसे आता है कि सातवाहन साम्राज्य ने किसका किसका प्रचलन किया तो आपको बताना है चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए जिन शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से लेके आते थे। इनका जो सिक्का होता था शीशे का, उसे वो रोम से लाते थे और उसके बाद ही सिक्के बनाते थे। ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा थी उसका आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले किया था। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को सातवाहन शासकों ने ही स्टार्ट किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि सातवाहन के समय में जो भाषा थी वो कौन सी प्रयोग की जाती थी, राजकीय भाषा, तो आपको बताना है कि प्राकृत थी। और लिपि कौन सी यूज़ की जाती थी तो आपको बताना है ब्राह्मी लिपि। जैसे आज के समय में हम देवनागरी लिपि यूज़ करते हैं, वैसे उस समय कौन सी लिपि यूज़ की जाती थी, वो थी ब्राह्मी लिपि।
सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, यज्ञऋषि आदि। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो सातवाहन वंश के राजा होते थे उनका नाम स्टार्ट होता था, उससे पहले उनकी माता का नाम स्टार्ट होता था। तो जो जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, गौतमी पुत्र, सतकर्णी से पहले गौतमी पुत्र आ गए, पुलुमावी से पहले वशिष्ठी पुत्र आ गए। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये मातृतंत्रात्मक था, मतलब माता की इज्जत की जाती थी, नाम से पहले माता का नाम लगाया जाता था। लेकिन सातवाहन राजकुल की बात करें तो वो पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी एक पुत्र ही होता था। भले ही ये मातृतंत्रात्मक थे, अपने पुत्र के आगे माता का नाम लगाते थे, लेकिन जब राज सिंहासन पर बैठने की बारी आती थी, उसके उत्तराधिकारी की बात आती थी, तो वो एक पुत्र ही होता था। पुत्रियां इनके यहाँ पे राज सिंहासन पर नहीं बैठती थी, हालांकि बैठ सकती थी लेकिन बैठती नहीं थी। पहला अधिकार जो होता था वो पुत्र का ही होता था। सातवाहन शासकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा। गौल्मिक जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य करते थे सातवाहन शासकों के समय में। गौल्मिक एक सेना टुकड़ी का प्रधान होता था, ये एक प्रधान होता था सैनिक टुकड़ी का। इसके सैनिक टुकड़ी में कौन कौन होते थे? 9 रत्न होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और पैदल सैनिक होते थे 45। इतने लोग होते थे और इसका प्रधान होता था गौल्मिक, और इसका काम क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन करना। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, ये सारे इनकी स्थापत्य कृतियाँ हैं। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अभी हमने ये तो कई बार पढ़ रखा है कि दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्यों कहे जाते थे? क्योंकि उन्होंने दक्षिण के बहुत सारे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। यज्ञऋषि सातकर्णी के शासन काल में इनके सिक्कों में जलयान का चित्र अंकित था, जो समुद्री व्यापार को प्रदर्शित करता था। यज्ञऋषि सातकर्णी के समय में भी जो सिक्के थे उसमें जलयान बना होता था। अब जलयान बना है, इसका क्या मतलब है कि वो समुद्री व्यापार को उस समय मानते थे, समुद्री व्यापार को यूज़ करते थे। सातवाहन संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में प्रतिष्ठान यानी कि वर्तमान औरंगाबाद, गोवर्धन यानी वर्तमान का नासिक और वैजयंती यानी उत्तरी कनारा प्रसिद्ध थे। अगर हम संस्कृति की बात करें सातवाहन, तो प्रतिष्ठान, गोवर्धन और वैजयंती ये सब प्रसिद्ध थे उनकी संस्कृति में। 3वीं शताब्दी एडी, अब आप देख सकते हैं कि एडी में ये आ चुके हैं हम लोग। अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी हम बीसी में पढ़ रहे थे, लेकिन सातवाहन खत्म होने के बाद हम एडी में आ चुके हैं। तो 3वीं शताब्दी एडी आते आते सातवाहन शासकों की शक्ति कम होने लगी। वह पूरे क्षेत्र पर आभीर, वाकाटक, इक्ष्वाकु, पल्लव आदि शासकों का कब्जा हो गया। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो हमारा सातवाहन वंश था एक समय बहुत ही पावरफुल हो गया था, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। अब धीरे धीरे करके एक एक करके सारे शासकों ने इन पर कब्जा कर लिया। आभीर, वाकाटक, इक्ष्वाकु, पल्लव ये सब आए और इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ ही हम आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम आभीर वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जाने से पूर्व हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में हमारा प्रयास करें। अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।